कि तोशा खाना केस में और अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में नैब का जो केस है ना, वो नहीं बन पा रहा। ये इमरान खान तो दूर की बात है, ये तो उस्मान बुज़दार साहब को कोई सजा नहीं दे सके अभी तक। इमरान खान का वो जो सो कॉल कातलाना हमला और वो जो 4-6 गोलियां जो वो कहते हैं मुझे लग गई, जो कि एक भी नहीं लगी, या लगी है तो गनमैन की लगी है, उनके अपने की। तो उसमें भी जिसका वो नाम ले रहे थे, आज वो बोलने के काबिल ना होते, वो नाम लेके FIR दर्ज कराते और सबूत लेके आते, FIR 3 दिनों में खारिज हो जाती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। हसन नकवी साहब हमें आज किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए कल से। उम्मीद है कि ये दोनों साहिबान जो हैं एक ही प्रोग्राम में आपको नजर आएंगे। तौसीफ साहब, कल हम डिस्कस कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कि उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्वियसली केसेस नैब ने बनाए, उनके खिलाफ बहुत सारे नैब सबूत ले आया है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद उनको भी वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी वादा माफ गवाह बन जाए और वो बताएं कि वो जो पैसे कमा रहे थे पंजाब के अंदर वो एक्चुअली आगे कहाँ जा रहे थे। और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनका तो यही कहना है कि ये फराग होगी और फिर वहां से जो है सॉरी फरज शहजादी साहिबा, और वहां से फिर ये आगे जाता था बुशरा बीबी के पास। तो आपके ख्याल में पहली बात तो यह है कि क्या जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उन पे आपको नजर आता है कि मुस्तकबिल में कोई मजीद कार्रवाई की जाएगी? पिछले एक साल से तो उनको हाथ ही नहीं लगाया गया। ये इमरान खान तो दूर की बात है, ये तो उस्मान बुज़दार साहब को कोई सजा नहीं दे सके अभी तक। देखें, उस्मान बुज़दार का आपको याद होगा, हमने पिछले हफ्ते ये ब्रेक की थी कि दुआ करें उस्मान बुज़दार जो है वो न बन जाए वादा मुआफ़, तो फिर खतरनाक सिचुएशन होगी। तो जाहिर है उस्मान बुज़दार पार्टनर इन क्राइम थे, चाहे छोटे वर्कशॉप के छोटे के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे और नैब के जरिए उस व्हाट्सएप ग्रुप तक जाने की जो कोशिश है, वो यकीनन इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और उस्मान बुज़दार काफी सारे इंकशाफात कर सकते हैं कि वो काम किस तरह होता था और कौन सा ग्रुप काम करवाता था, उनका अपना ग्रुप कौन सा था, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह सारी एग्जीक्यूशन होती। इसका दूसरा पस मंजर भी है। दूसरा पस मंजर ये है कि तोशा खाना केस में और अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में नैब का जो केस है ना, वो नहीं बन पा रहा। और उसके ना बनने की वजह यह है कि वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उस पर डाल रहे हैं इमरान खान के, मुझे क्या पता जी, वो उसकी प्राइस उसने तय की है। अब मसला यहाँ पर आ जाता है, पहले तोशा खाना को देख लेते हैं कि तोशा खाना केस में हमने एक बनाई हुई है बात कि भी वो जी अगर मिलिट्री सेक्रेटरी है तो उससे अब कैसे बयान लें, उनको तो पूछना ही नहीं चाहिए, उनको पूछा जा ही नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्टेज पे आ गए हैं। हालांकि अगर ये केस में कोई कंटेंट है जो कि है, तो उसको बुला के उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, उसकी उसकी बिना पर फैसला कर लें कि भी वो केस जो है वो आगे काबिल समात है या नहीं है। लेकिन वो वहां रुका हुआ है कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो उससे कैसे पूछा जाए, और ये तो जी फलां की बदनामी हो जाएगी, फलां की बदनामी हो जाएगी। इस तरह नहीं चलता, फिर इमरान खान का कुछ नहीं हो सकता। टेक्निकली वो खेल रहे हैं और ऐसी ही गलती इमरान खान का वो जो सो कॉल कातलाना हमला और वो जो 4-6 गोलियां जो वो कहते हैं मुझे लग गई, जो कि एक भी नहीं लगी, या लगी है तो गनमैन की लगी है, उनके अपने की। तो उसमें भी जिसका वो नाम ले रहे थे, आज वो बोलने के काबिल ना होते, वो नाम लेके FIR दर्ज कराते और सबूत लेके आते, FIR 3 दिनों में खारिज हो जाती। तो वही मसला वहां भी आया कि साडा नाम, बस उस मसले में वो तोशाखाना का केस खराब हो रहा है, वो टेक्निकली खेल रहे हैं। और अलकादर यूनिवर्सिटी में वो बुशरा भी कह रही है मैंने तो कोई ट्रस्टी नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मेरा कोई, मैं बेनिफिशियरी हूँ ही नहीं। और वहाँ गरीब थे, वहाँ पानी नहीं था, भी जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुंचाते ना, वहाँ रोजमर्रा की सहूलियात पहुंचाते। तो आपने वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की क्यों सोची? इसी तरह नमल है, इसी तरह कादर यूनिवर्सिटी है, आपके वहाँ स्टूडेंट क्या, आप वहाँ से पैसे ले रहे हैं, कौन से गुरबा की खिदमत कर रहे हैं? जो 37 बच्चे बच्चियां वहां पर दाखिल किए हुए हैं जारी तौर पर, उनसे तो आपने पैसे लिए। तो मसला ये है कि वो अलकादर यूनिवर्सिटी में भी टेक्निकली निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी। दूसरा एक फैक्टर, एक और चीज जो सामने आई है
आप कहते रहे कि आईएमएफ जो है वो उसने जी वो पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है और उससे भी बाकी पार्टी से भी मुलाकात की और इमरान खान से। ये इनफैक्ट उन्होंने मुलाकात बाकियों से तभी की है कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। इमरान खान के बारे में एक तरह की मैसेजिंग है कि हम अब जो है इनके बगैर बात नहीं करेंगे, और उसका सिंपल बात है, $1 अरब जी इस गवर्नमेंट को देंगे, 1 अरब निगरान गवर्नमेंट के दौर में देंगे, और $1 अरब हम अगली गवर्नमेंट को देंगे। तो उसमें इमरान खान ने इंडोर्स किया बजाहिर, लेकिन आपको ये बता दें कि बेतहाशा शिकायतें लगाई, वो उनसे इलेक्शन मांगते रहे। ठीक है, उसके बाद आप यूरोपीय कमीशन की बात सुन लें, क्योंकि वो क्या कह रहा है। तो इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने कहा था कि जंग अभी शुरू हुई है, तो जंग अभी शुरू हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इतनी जल्दी साइडलाइन करना, इंटरनेशनल जो उनकी सपोर्ट जो है वो जो उन्हें मुयसर है, मैं तो उसे प्रॉक्सी के तौर पर लेता हूँ, उसके उसमें ये जो है कभी उन्हें इतनी जल्दी आप वो पकड़ सकते हैं। वाइट कॉलर क्राइम के वो माहिर हैं, ये मैं बड़े अच्छे से कहता हूँ। लेकिन जब लोग सीख रहे थे तो तब इमरान खान एक्सपर्ट। नहीं, तौसीफ साहब, बात असल में ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर ऑब्वियसली मल्टीपल केसेस हैं, इसीलिए शायद आप जिस तरह हमने शुरू की बात कि उस्मान बुज़ार साहब के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है कि ये कर दें। लेकिन इससे पहले हमने ये भी सुना था कि आजम खान साहब भी अप्रूवर बन रहे हैं, इससे पहले हम और भी लोगों के नाम सुनते रहे हैं, लेकिन फिर वो सारी बातें फ्रूटफुल साबित हो नहीं सकती। तो आपका ख्याल है कि उस्मान बुज़ार वाले केस के अंदर ये इस काबिल हो जाएंगे कि उनको अप्रूवर बना ले नैब जो है? हाँ, उन्हें किसी न किसी केस में, वो कमजोर आदमी है, उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने कोई केस तो नहीं है कि उस्मान बुज़दार किस केस में उसके खिलाफ वादा मुआफ गवाह इमरान के खिलाफ बनेगा, और ये तो हमारे पास कुछ नहीं है। और इससे एक और बात भी तय हो गई कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान का ट्रायल नहीं है, और अगर इमरान का नहीं होगा तो शायद किसी का भी नहीं होगा, भतीजा शाह का भी नहीं हो रहा, किसी और का भी नहीं हो रहा। तो उसमें भी गवर्नमेंट रिलक्टेंट है कि अभी वो मिलिट्री कोर्ट में जाए या ना जाए, वेस्ट का बड़ा प्रेशर आएगा, और ये करना इतना आसान नहीं है। हमारी कोर्ट्स ने कॉर्नर कर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जेन्युइन केस भी परसू नहीं कर पा। चलें, वो तो अब देखने की बात है कि वो गवर्नमेंट जो है वो कितनी देर तक कॉर्नर में रहेगी। लेकिन कॉर्नर में रहते हुए गवर्नमेंट ने तौसीफ साहब ये नया जो ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फौज के साथ मिलकर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो अरबी ममालिक के सफीर थे वो भी वहां मौजूद थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी थी। तो ये होने क्या लगा है, इसके बारे में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रही है। अवामी वर्कर पार्टी वाले और इस किस्म के जो लोग हैं, जो पुराने जिन्हें सुर्खे कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि ये तो आप सारा अपना मुल्क उठा के लोगों को बेचने लगे हैं। तो आपको जरा हमारी नाज़रीन के लिए बता सकते हैं कि ये लैंड इंफॉर्मेशन जो लिम्स है ये है क्या, ये क्या करेगा और इससे हमारा मकसद क्या है, क्या अचीव करेंगे हम इसके बाद? देखिए, बज़ाहिर तो तकरीरों की हद तक या प्रोजेक्ट की हद तक जो प्रेजेंट किया जा रहा है, अभी उसके पूरे खदोखाल जो है ना वो पूरे सामने भी नहीं लाए गए। तो बज़ाहिर जो है वो अच्छा लग रहा है जी, मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाएगा, लेकिन आप देखें कि उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 95% जो लोग हैं ना वो छोटे काश्तकार। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में मिसाल दी जा रही है, एक तो मरना ये है कि भी फौज का कोई भी प्रोजेक्ट हो ना तो उसमें अयूब खां जरूर आइडियल निकल आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो अयूब के दौर में लाई गई, नो डाउट उसमें काम हुआ, लेकिन उसमें काम की बुनियादी जो काम हुआ वो समझने की जरूरत है। सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी ला के लोगों के हाथ में नहीं दे दी गई थी, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को मोटिवेट किया गया, ट्रैक्टर सस्ते दामों मिले, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको मिसाल दे देता हूँ चोलिस्तान में। चोलिस्तान में साढ़े साढ़े 12 एकड़ की जमीन जो है ना वो हर काश्तकार को, वो आबादकार मशहूर हुए, उन्हें 10-12 साल के लिए आबादकारी के तौर पर दी गई। और ये जो जिला रहीम यार का है, जिला बहावलपुर है, जिला बहावल नगर है, ये तमाम के तमाम जिले उस चोलिस्तान वाली साइड, ये उस दौर में आबाद हुए जब छोटे काश्तकारों को 12.5 एकड़ के हिसाब से अलॉटमेंट हुई, और फिर उनको बाद में मालकाना हकूक दे दिए गए। तो वो लोग आज कहाँ खड़े हैं? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का वो बुनियादी जो था कि आम लोगों को वहां लाया जाए, और लोग वहां से बन गए। इसी तरह थल में हुआ,
इसी तरह बाकी जगहों पे हुआ आबादकारी के तहत। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जो मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है कि जो जिन फार्म्स को ऑलरेडी जो कि डेवलप्ड भी हैं, जिसमें वो फार्म्स भी मौजूद हैं, वो दिए जा रहे हैं, सुनने में जो आ रहा है कि वो आर्मी को दिए जा रहे हैं और आर्मी आगे उनको लीज करेगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं कर रहे तो जाहिर है किसी ने तो करना है। एक आर्गुमेंट तो ये है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नहीं काम कर रहे तो आप महकमा ज़राअत का एक ऊपर एक और इदारा बना दें, उसमें 50-60 अच्छे लोग ले आए, उनके जरिए अगर आपने वाकई रेवोल्यूशन लाना है तो फिर आप उनके जरिए पानी के सोर्सेज बनाए, वाटर रिसोर्सेज बना के तो उनको लोगों को अलॉट करें। वो जो अगर आप अयूब खान को ही रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो फिर तो वैसे हुआ था। तो इसमें जो है ना, चाहे फौज अच्छा भी काम कर रही होगी ना, तो लोगों ने तनकीद करनी ही करनी है, क्योंकि उसका तरीकाकार जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि पहले फौज को ये रकबा मिलेगा और फिर फौज के बाद वो आगे से लीज होगा और वो बड़े फार्म्स की सूरत में, बड़े पीसेस की सूरत में शायद अलॉट होने जा रहा है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि आर्मी को कितने साल की लीज के लिए मिलेगा और उसके बाद इस रकबे का क्या मुस्तकबिल होगा, और फिर ये कि आर्मी को ही क्यों मिलेगा, क्या उसका महकमा ज़राअत में कोई एक्सपीरियंस है। जेन्युइन ये सवाल है ना, तनकीद जो है ना वो देखो साहब, ये करनी सवाल जेन्युइन तो है ना। चाहिए। ये सवाल जेन्युइन है और गवर्नमेंट को फिर प्रोजेक्ट अपना खोलना चाहिए। अब देखें ना, जो लिस्ट है जो जिसमें जो फार्म जो हैं हैंड ओवर किए जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट ने कतर को देना है, सऊदी अरेबिया को देने हैं पीसेस ऑफ लैंड, चाइना को देना है, चाइनीज कंपनीज को देना है, तो वो खुद से क्यों नहीं कर सकती थी। और अगर डिसिप्लिन का मामला है तो अभी भी इतना गया गुजरा नहीं, आप किसी इदारे को खड़ा कर लेते, चले फौज के जरिए ही कर लें। लेकिन फौज को के साथ पहले अगर ये बात है कि पहले लीज करें फौज को और फिर फौज आगे दे, तो ये इस बात पे तनकीद होगी। हमारी दुआ ये है कि उसमें हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, अब वो भी ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी बन गई है, तो वो जरूर उसमें काम हो, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट जरूरी हैं। वो आबादकारी स्कीम के तहत लोगों को दे दें, लोगों के अच्छा बीज दे दें। अब पिछले साल कल कह रहे थे शहबाज शरीफ कि हमने वहां पर जो है ना अच्छा बीज दिया कपास का, इसलिए लोगों को जो है ना इस दफा कपास की फसल की अच्छी उम्मीद है। तो भाई साहब, आपने कौन सा बीज दिया, उसका नाम तो बताएं। लोगों ने तो खरीद के काश किया है और पिछली दफा कपास का रेट ज्यादा हुआ तो लोगों ने काश ज्यादा की है, तो शायद उनकी आपकी क्रॉप बेहतर आ जाए। आप गलत बयानी से काम ना लें, इस तरह काम चलेगा नहीं। ये बात कहने की, और उसमें जो आबाद हैं फार्म्स, वो क्यों नहीं बाहर की गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं, वो क्यों आम लोगों को मिल रहे हैं। हमारी इतला है कि कुछ लोगों को लीज हो भी गई, तो इस पे बजाय बड़े बड़े पीसेस जो हैं 1-1 हजार एकड़ के बनाने के, तो 12-12 एकड़ करके कौम भी खुशहाल हो जाएगी और फूड रेवोल्यूशन जी भी आ जाएगा जी, ग्रीन रेवोल्यूशन जी, ये जिसको बिल्कुल कहते हैं। आपकी तौसीफ साहब बात दुरुस्त है कि चूंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो 12-12.5 का आबादकार तो बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये स्टेटिस्टिक्स ने शो किया है कि जो छोटा काश्तकार है वो अपनी जमीन लैंड होल्डिंग पे चूंकि थोड़ी होती है उसके पास, वो ज्यादा मेहनत करता है और प्रोडक्टिविटी उसकी 12.5 एकड़ वाले की उस फार्म से पर एकड़ प्रोडक्टिविटी और जो बड़े फार्म्स हैं उनके अच्छा दरमियान जमीन आसमान का फर्क होता है। बड़े फार्म्स की यूजली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वहां पे अच्छा, शायद एक और बात जो मैं बतानी, 95% वो लोग हैं जिनकी जमीन 1 से 5 एकड़ के दरमियान रह गई है तकसीम हो एवरेज, के, जी तो उनको एवरेज लैंड क्यों ना होल्डिंग दे दिया जाए। पाकिस्तान में ये 5 एकड़ से कम के ज्यादातर काश्तकार है, 90%, 95% के करीब हुए हैं। तो आपके तौसीफ साहब, पास आपके पास एक मिनट, एक सेकंड में मैं मुकम्मल कर लूं। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान में कितनी जमीन जो है जो हम लीज पे दे सकते हैं और वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं, तो आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आई कि लोग कितने उनके पास रकबे रह गए हैं मरलों के हिसाब से, तो उनको दे दें। तो और दूसरा कि आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है तो आप इंतहाई फर्टाइल लैंड्स पे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, तो फिर डीएचएस भी बन बड़े शहरों के इर्द। आपने नए शहर आबाद कर लें, फिर अगर आपके जोन में हाउसिंग भी है तो फिर आप नए शहर भी आबाद करें, फिर आप बड़े शहरों के इर्द गिर्द क्यों करते हैं।
और ये फिर सारा कुछ बंद कर। जी बिल्कुल तौसीफ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एग्रीकल्चर जो लैंड यूज है पहले उस पर तो अमल दरामद करा लें। लाहौर शहर और मुल्तान शहर और दीगर शहर जो हैं उनके इर्द गिर्द की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो सारी की सारी हाउसिंग स्कीम्स में कन्वर्ट हो गई। जरखेज जमीनें थी, सब्जियां और दीगर चीजें वहां पर उगती थी, आपने वो कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी तो पहले बिल्कुल नई जमीनें भी आबाद करवाएं और आइडियली छोटे आबादकार को दें ताकि वो जो है ज्यादा मेहनत कर सके, ज्यादा घरों का वो चल सके। इवेंचुअली आपका तो टारगेट यही है कि आपने वहां से जो भी अनाज उगाना है उसको इंक्रीज करना है, तो वो तो छोटा काश्तकार भी कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस तरह तौसीफ साहब ने कहा कि ऑलरेडी जो ग्रीन इलाके हैं उनके ऊपर हाउसिंग स्कीमें बनाने से परहेज करें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात होगी कल एक मैं और प्रोग्राम के हसन साथ। एक और ऐड कर लूँ। जी जी अक्सर तौसीफ मैं एक साहब। और ऐड कर लूँ ऑन ए लाइटर नोट। ये वहां सुना है कल फार्मर्स बुलाए गए थे और वो अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए उन्होंने। मैं भी एक प्रोग्रेसिव छोटा सा फार्मर हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा, हालांकि मैं प्रोग्रेसिव फार्मिंग करता हूँ, आप भी करते हैं, आपकी भी थोड़ी सी जमीन है, तो हमें किसी ने नहीं बुलाया। कभी क्या वजह है? ये भी हमारा एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तौसीफ साहब, हमारा एहतजाज हो गया रिकॉर्ड, लेकिन मेरे और आप जैसे फार्मर्स को तो खैर कौन पूछता है। यहाँ पे हमारे पास भी लैंड होल्डिंग अगर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में हो तो शायद हमें भी कोई बुला ले। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारे आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें हमारे कमेंट्स दे सकते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं आपके कमेंट्स। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, अगर नकवी साहब, हसन नकवी साहब से या तौसीफ अहमद खान साहब से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं किसी चीज के बारे में भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं और फिर आई कैन पुट दोस क्वेश्चंस टू दीज जेंटलमैन। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।